नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। कुमार विश्वास को हाई कोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक। आम आदमी पार्टी के नेता ने रोपड़ में दर्ज करवाई थी एफआईआर। राम रहीम को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर नहीं ला सकेगी पुलिस, जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बेअदबी मामलों में सुनवाई। और जिन बच्चों ने नहीं लगवाई कोरोना की वैक्सीन, उनकी 4 मई से स्कूल में एंट्री बंद। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास को बड़ी राहत दी है। कुमार विश्वास के खिलाफ आम आदमी पार्टी के एक नेता ने रोपड़ में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ की गई बयानबाजी और उन्हें आईएसआई का एजेंट बताने के बाद एफआईआर दर्ज करवा दी थी। कुमार विश्वास ने इस एफआईआर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी और अंतरिम जमानत मांगी थी। हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इस मामले में एफआईआर को लेकर अभी सुनवाई चलती रहेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के रोपड़ में दर्ज मामले में कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कुमार विश्वास के खिलाफ आम आदमी पार्टी के एक नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के रोपड़ के एक नेता ने कुमार विश्वास पर कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खालिस्तानी आतंकियों से संबंध होने को लेकर बयान देने का आरोप लगाया था। पुलिस को दी शिकायत में इस नेता ने कहा था कि कुमार विश्वास के इस बयान के कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि प्रभावित हुई है और लोग खालिस्तान को लेकर उन पर ताने तक दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस की नेता अलका लांबा के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि पंजाब पुलिस की टीम पिछले दिनों दिल्ली में कुमार विश्वास के घर गई थी। इस पर विवाद हुआ तो पंजाब पुलिस ने साफ किया कि पुलिस टीम कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने के लिए नहीं बल्कि पूछताछ के बुलावे के लिए नोटिस देने गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। रविवार को चंडीगढ़ में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी नंबर 4 को प्रशासन ने साफ कर दिया था। हजारों करोड़ रुपए की इस जमीन पर अब फॉरेस्ट और प्रशासन का कब्जा हो गया है। गिराए गए 1500 से 2000 स्ट्रक्चर्स में आज भी लोग अपना सामान तलाशते दिखे। तहस नहस हुई इस कॉलोनी का हमारे संवाददाता भागवत सिंह ने दौरा किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। के ऊपर छत सारे रोड पे जाके सोएंगे। जो रोड पे सो रहे थे वो बेचारे तो सो ही रहते थे। हमारे पास तो रहने के लिए चलो छोटी सी छत थी, वो भी उन्होंने तोड़ दी। 2 बेटी है मेरा गुजारा कैसे होगा 14-15 हज़ार। रविवार को चंडीगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी 4 नंबर कॉलोनी पर प्रशासन का पीला पंजा चला। ये ड्राइव सुबह 6 बजे से शुरू होकर देर शाम तक चलती रही, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता प्रबंध भी किए गए थे। इस डेमोलिशन ड्राइव के बाद सोमवार को हमारे संवाददाता भगवत सिंह ने इस कॉलोनी का दौरा किया, जहां लोग उनका बचा कुचा सामान उठाते हुए नजर आ रहे थे और ईंटों को ट्रक पर लाद कर ले जाते हुए दिख रहे थे। इस दौरान कई लोग भावुक होते और उनका कहना था कि सरकार को पहले ही कुछ तो समय देना चाहिए था। उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया और उन्हें कुछ ही पलों में बेघर कर दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि सभी को वर्ष 2022 तक अपनी छत मिलेगी,
तो उन्हें बेघर क्यों किया जा रहा है? वे 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं कि प्रशासन उन्हें भी किराए पर ही सही मकान देगा, लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वे सुबह से मलोया में और सेक्टर 17 में ऑफिसों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। एक गरीब आदमी जो 8,000 और 10,000 ही कमाता है, वह कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा और कैसे मकान का किराया भरेगा? इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए था। चुनावों के वक्त सब वोट मांगने आए थे, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। यहाँ पे जो सरकारी तौर पे उनकी किस्ती 800 रुपये पर महीना, वो हमारे को लाट हो चुके थे। जो बाकी पेंडिंग में केस उनके बाकी पड़े हुए थे, जो केस उनके नए मकान मिले थे जिन लोगों को, और वो लोग यहाँ पे पड़े हुए थे। और सरकार ने ये कहा था कि तुम्हारे को दिया जाएगा तभी तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाएगी। और बाकायदा इनके सर्वे जो अब दोबारा हुए हैं उनमें कईयों को किराए पे मिले मकान 3,000 रुपये पर मंथली पे। अब ये मान लो 1,000 रुपये पानी का लगा लो, 1,000 बिजली का लगा लो, 3,000 वो पर महीना 5,000 रुपये पर महीने का किराए पे मिल रहा मकान। उसकी अभी लाटमेंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई और सब किराए पे जा रहे हैं। अब बाकी किसी को मिला, किसी को नहीं भी मिला। अभी जिनकी वोटें 1-2 कम थी वो भी अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कुछ बेचारे को नहीं मिला, वो तोड़ दिए गए मकान, जितने भी आपके सामने जो भी दिख ही रहा है। कॉलोनी में वोट मांगने आते बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि आपको मकान मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे मकान ना मिला, पर बाकायदा उनकी बातें जितनी भी थी सब झूठी निकली। कईयों को बेचारों को मिले, कईयों को नहीं मिले, बाकी सब ऐसे ही बिगाड़ हो गए सबके सब। यहाँ से 35 से 40 साल हो गए, उनके बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी यहीं पर हो गए हैं। और ये हमारा घर है, जो हमारे भाई बहन के भी शादी ब्याह हो गया है, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन आज तक कोई मकान की अलॉटमेंट हुई ही नहीं। और जो हुई भी है वो किराए पे हुई है। 2006 में हम लोगों का सबका सर्वा हुआ था, बस क्या कारण था, 1-2 वोट कम हो गई थी। 1-2 वोट कम के कारण कहते हैं आपकी वोट ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाओ वो लाओ, इसी चक्कर में हम बैठ गए। यहाँ पर रहते थे, कम से कम ये होता था कि खुद बंदा सिर्फ कमा के लाएगा और खाएगा, किराया देने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर ये है कि किराया भी देना पड़ेगा, बिजली का बिल और पानी का बिल, वो तो चलो होता ही है। बंदे को यानी कि बैठ जाएगा उसमें 5,000-6,000 बैठ जाएगा। और मेरी मम्मी अकेले काम करते हैं। लड़का भी यहीं खत्म हो गया, उसका वो थोड़ा उजला मन जाए, आदमी भी पागल है, उसको थोड़ा मिल जाए, बाकी हम कुछ नहीं मांगते। हाँ मेंटल ही है भाई, ना कमाने वाला ना खाने वाला, अकेली जनी कमाती है, वो भी बेचारी खर्चा भी मुश्किल चलता है। बस हम तो कहते हैं गुंठे की पर्ची है उसको मिल जाए, बस हम कुछ नहीं मांग रहे। मैं कागज ले लेके घूम रहा हूँ, मान लो एक आधे कागजों की कमी रह रखी हैगी। मेरे फादर की भी डेथ हो रखी हैगी और मम्मी की भी डेथ हो रखी हैगी, और जो बड़े भाई के नाम के जिसके नाम से कागज़ है ना अंगूठे, उसकी भी डेथ हो रखी हैगी। सिर्फ इस टाइम में परिवार से कल्ला रह रखा, और एक सिस्टर है कि चलो सिस्टर की तो शादी हो रखी है, अपने घर है। मेरे पास 2 बच्चे हैंगे अब, ठीक है। अब वो मेरा यहीं से का सहारा था। मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो है मेरे पास, ऑटो चलाता था मैं। अब वो ऑटो से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ कितना कमा लेते थे यार भैया, फिर भी हम 9-10 हज़ार रुपये कमाते थे उसमें। अब यहाँ बच्चे पढ़ाने लिखाने भी है, क्या पढ़ाएंगे बच्चे भी। अब उन्होंने सारा तो सत्यानाशी करके रख दिया, मतलब बिल्कुल ही। अब 2 दिन से मैं धक्के खा रहा हूँ कागजों को ले लेके। कभी कह रहे थे कि वहाँ से 17 में दे देंगे, कभी कह रहे थे 9 सेक्टर में दे देंगे, कहते हैं यहाँ पे लिस्ट लगा देंगे। हमने शुक्रवार को कागज़ जमा कराए, कहते हैं सोमवार को लिस्ट लगा देंगे। कोई लिस्ट नहीं लगी अभी तक। मैं 17 भी धक्के खाया हूँ, डीसी ऑफिस में 9 सेक्टर भी जाके धक्के खाए। वहाँ इतनी पब्लिक बैठी हुई है अभी भी 9 सेक्टर में कि वहाँ जाके देखो बेचारे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हुए वहाँ पे। ऊपर से वहाँ पुलिस वाले भगा रहे हैं वहाँ पे। कल से बिना खाए पिए सुबह रहे थे भैया, कल से कुछ नहीं खा रखा था, सिर्फ मैं घर पे अपने उधर ही बैठा हुआ था। बच्चों को अपने घर भेज रखा, अपने माँ के पास, ससुराल के पास। यहाँ पे भैया मेरी 32 साल की उम्र होगी और मेरे मम्मी डैडी की भी यहीं पे थे, तो मैं पैदा यहीं पे हुआ था मैं। वहीं महिलाओं का कहना था कि उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका घरवाला नहीं है और घर में एक ही कमाने वाला है, वे कहाँ जाए? क्या गरीब का कोई नहीं होता? अब वे कहाँ जाएंगे? यहाँ एक व्यक्ति है जो पागल है और उसका बेटा भी कोरोना काल में मर गया था। अब उसकी पत्नी और बेटी मकान के लिए कभी मलोया तो कभी हाउसिंग बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। वे कहाँ जाएं? चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी 4 नंबर कॉलोनी,
सबसे 40 साल पुरानी इस कॉलोनी को कहते हैं। लोग कहते हैं कि 40 साल से भी ये पुरानी कॉलोनी थी जिस पर प्रशासन का कल पंजा चला था। इस कॉलोनी के आप हाल देख सकते हैं इस समय। कल यहाँ पर सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव चली थी। सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक ये डेमोलिशन ड्राइव चली थी, जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी यहाँ पर तैनात थी जो लगातार डेमोलिशन कर रही थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना सामान उठा रहे हैं, यहाँ से ईंटें उठा रहे हैं और यहाँ से भर भर कर अपना सामान लेके जा रहे हैं। इस पूरी जगह को आप देख सकते हैं 65 एकड़ की ये ज़मीन बताई जा रही थी। वहाँ कॉर्नर तक हम बात करें तो वहाँ तक ये फैली हुई थी। 4 नंबर कॉलोनी सबसे पुरानी कॉलोनी मानी जाती है और यहाँ से लोग लगातार, राजनीति भी हम बात करें तो बड़ा फेरबदल भी यहाँ से होता था, क्योंकि हर बार जब मतदान होता था तो यहीं से कोई भी नेता जीतता था और आगे बढ़ता था। लेकिन 4 नंबर कॉलोनी को अब प्रशासन का पीला पंजा चला है। उसके बाद अब ये लगातार लोग यहाँ से अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ से अब ईंटें उठाते भी दिखाई पड़ रहे हैं। और आधे से ज़्यादा लोग जिन्हें मकान अलॉट नहीं हुए हैं वो अभी मलोया और डीसी ऑफिस के चक्कर भी काट रहे हैं कि उन्हें कहीं मकान अलॉट हो जाए। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि छात्र संगठन या कोई और कर्मचारी संगठन वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन नहीं करेगा। जिसने भी अपनी आवाज़ उठानी है और प्रदर्शन करना है उसके लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया जाएगा, जिसे लेकर छात्र संगठनों में खासा रोष व्याप्त है। आज सभी छात्र संगठनों ने एकजुट होकर वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर सोमवार को जमकर बवाल हुआ। यूनिवर्सिटी के सभी छात्र संगठनों NSCUI, PSU ललकार, ASF पुरसू और ASA ने जमकर प्रदर्शन किया। ये सभी छात्र संगठन वाइस चांसलर के एक आदेश को लेकर विरोध कर रहे थे। दरअसल 29 अप्रैल को वाइस चांसलर ऑफिस के जरिए एक आदेश जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अब जितने भी धरने प्रदर्शन होंगे उनके लिए एक जगह निर्धारित कर दी गई है। कोई भी धरना प्रदर्शन वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर नहीं होगा। इसी को लेकर सभी छात्र संगठनों ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि ये चांसलर का तानाशाही रवैया है और वे इस फैसले का विरोध करते हैं। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵੇਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਪਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਮੰਗਾ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ 2 ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ भी ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, विद्यार्थी भी ਧਰਨਾ ला रहे हैं, वर्कर भी धरना ला रहे हैं। वहीं छात्र संगठनों के इस प्रदर्शन में एरिया पार्षद और यूनिवर्सिटी के ही छात्र रह चुके सचिन गालब भी शामिल हुए। सचिन का कहना था कि छात्र हमेशा अपने हितों के लिए विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं और करते आएंगे। इस तरह से कोई भी उनकी आवाज नहीं दबा सकता। भी जी बहुत गलत फैसला है तो ये फैसला स्टूडेंट्स की ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ, ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ।
ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ, ਘਰੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੀइंग ਕਾਉਂਸਲਰ भी मैं इस वार्ड तो काउंसलर हाँ, तो मैं स्टूडेंट्स के नाल हाँ। विरोध प्रदर्शन को लेकर धरना स्थल निश्चित किए जाने के विरोध में सभी छात्रों संगठनों ने मिलकर आवाज उठाई है। ऐसे में देखना होगा कि छात्रों की मांग पर यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या रुख अपनाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामलों में फरीदकोट में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का नाम भी शामिल किया गया था। गुरमीत राम रहीम को पुलिस सुनारिया जेल से प्रोडक्शन रिमांड पर अदालत में पेश करने के लिए फरीदकोट लाना चाहती थी, जिसे हाई कोर्ट में डेरा प्रमुख की ओर से चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने आज डेरा प्रमुख को बड़ी राहत दी और स्पष्ट कर दिया कि डेरा प्रमुख को सुनारिया जेल से किसी भी कीमत पर प्रोटेक्शन वारंट पर फरीदकोट की कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। जो भी जांच इस मामले में की जानी है या कोर्ट में जो भी सुनवाई होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी मामले की जांच को लेकर सिरसा डेरा मुखी राम रहीम के पक्ष में फैसला दिया है। वहीं इस फैसले से पंजाब सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने डेरा मुखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि बेअदबी से जुड़े तीनों मामलों में जांच और ट्रायल के दौरान राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाए। ऐसे में अब डेरा मुखी को पंजाब पुलिस की एसआईटी पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब नहीं ला पाएगी। हालांकि अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जारी होनी है, लेकिन बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार का जवाब पढ़ने और दोनों पक्षों की बहस के बाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। डेरा मुखी की ओर से मामले में एडवोकेट कनिका आहूजा ने दलीलें पेश की। कनिका ने बताया कि हाई कोर्ट ने बेअदबी के एक केस में एफआईआर नंबर 63 पंजाब पुलिस की मांग के उलट एसआईटी को सुनारिया जेल में डेरा मुखी से पूछताछ की छूट दी थी, जिसके बाद ऐसी ही राहत बेअदबी से जुड़ी एफआईआर नंबर 117 और 128 में भी दिए जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई थी। राम रहीम शारीरिक रूप से पंजाब जाकर पेश होना नहीं चाहता है। डेरा मुखी ने मांग की थी कि 25 सितंबर 2015 और 12 अक्टूबर 2015 को बाजा खाना थाने में दर्ज आपराधिक केस में जांच ट्रायल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई जाए। उसकी जिंदगी के खतरे को देखते हुए ये आदेश दिए जाए। डेरा मुखी इस समय रोहतक की सोनारिया जेल में है। पंजाब सरकार और अन्यों को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की गई थी। इससे पहले डेरा मुखी ने मुख्य मामले में 25 अक्टूबर 2021 के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फरीदाबाद के प्रोडक्शन वारंट वाले आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। पंजाब पुलिस की एसआईटी की अर्जी पर वह आदेश जारी किए गए थे। तब डेरा मुखी ने कहा था कि प्रोडक्शन वारंट का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना था। हाई कोर्ट ने केस के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एसआईटी को आदेश दिए थे कि यदि पूछताछ करनी हो तो सुनारिया जेल जाकर की जा सकती है। बता दें कि राम रहीम को साध्वियों के साथ यौन शोषण, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में सजा हो चुकी है। इसके अलावा 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में और बेअदबी के मामलों में कार्रवाई लंबित है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 22 स्थित होटल सनबीम के पीछे सड़क पर एक दिल्ली नंबर की कार के चालक ने बहसबाजी के बाद एक युवक को टक्कर मार दी और काफी दूर तक उसे कार के जरिए घसीटते हुए ले गया, जिसे घायल अवस्था में पीजीआई भर्ती करवाया गया था, जहां इस युवक ने दम तोड़ दिया था। मृतक की पहचान 24 साल के डड्डू माजरा के रहने वाले शुभम के रूप में हुई थी, जो कि सेक्टर 23 में कपड़े की दुकान में काम करता था। मौके से कार चालक कार सहित फरार हो गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बुड़ैल जेल के पीछे से कार को बरामद कर लिया और कार के आधार पर ही कार के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बंगा का रहने वाला स्वपनदीप बताया जा रहा है। पुलिस इसे कल अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी।
चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में होटल सनबीन के पीछे कार सवार युवकों के बहसबाजी करने के बाद एक युवक को गाड़ी से टक्कर मारने का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कार की चपेट में आए युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक सड़क में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान एक कार अचानक से आती है और उनके सामने रुक जाती है। इसके बाद एक युवक कार के ही सामने खड़ा रहता है, जबकि अन्य कार वाले से साइड में आकर बात कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद कार सवार सामने खड़े युवक को कार से टक्कर मारकर उसे घसीटते हुए ले जाता है और आगे जाकर गाड़ी से बुरी तरह से कुचल देता है, जिसके बाद घायल युवक को पीजीआई में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो जाती है। मृतक की पहचान डड्डू माजरा कॉलोनी निवासी 24 साल के शुभम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक घटना करीब रात 11:30 बजे की है। सेक्टर 38 के मकान नंबर 341 निवासी मनी, उसका दोस्त शुभम और तनिषा सेक्टर 22 में शराब के ठेके के पीछे खड़े थे और कैब बुक कर रहे थे। इतने में दिल्ली नंबर कार सवार युवक वहां पर तेजी से कार में आया, जिसके बाद दोनों में बहस हुई और दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि शुभम को मौत के मुंह तक ले गई। कार सवार ने कार शुभम के ऊपर ही चढ़ा दी और काफी दूर तक उसे घसीटता हुआ ले गया। बहरहाल मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हादसे में प्रयोग हुई कार भी बरामद कर ली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आदेश जारी किए थे कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में और सार्वजनिक स्थानों पर और सरकारी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी हो सकता है या फिर मामला भी दर्ज हो सकता है। लेकिन इन आदेशों को जमीनी स्तर पर लोग अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे। इसी संबंध में हमने सुखना लेक का दौरा किया, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, लेकिन मास्क के नाम पर सब कुछ अलग थलग था। लोगों का कहना था कि उन्हें पता ही नहीं कि मास्क कंपल्सरी है, या फिर लोगों ने यह कहा कि प्रशासन ने ही मना किया है कि अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि चंडीगढ़ के सभी भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई भी पालन होता नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर सुखना लेक का हमारी टीम ने दौरा किया, जहां पर काफी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं और अक्सर शाम को यहां पर भारी भीड़ जुटती है। लेकिन कोरोना की चौथी लहर की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी अगर बीते दिन की बात करें तो 10 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लोग दोबारा से पालन करें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लोग मास्क जरूर लगाएं। लेकिन यहाँ कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है और लोग भी बिना मास्क के यहाँ पर टहल रहे हैं, जिससे कि कोरोना का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। प्रशासन में भी इतना नहीं है जो कि सभी को, प्रशासन ने तो गाइडलाइन जारी की है कि मास्क लगा कर रखो, लेकिन अब नहीं है। वो अभी तो मना कर रखा है, पर इतना भी वो नहीं है कि पहले तो सभी जगह मास्क भी थे, हर जगह थे। यहाँ पे भी लोगों के चालान होते थे। ये नहीं कि हम आज पहले भी आते रहे हैं, लेकिन अब तो हम खुद भी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। पता नहीं था सर, यहाँ पर किसी ने डाला ही नहीं है। वो तो पैक खरीद लेते बाहर से, अब खरीद लेंगे कोई नहीं। गौर हो कि पिछले दिनों चंडीगढ़ में कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से मास्क लगाने के लिए अपील की जा रही थी, ताकि चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। लेकिन चंडीगढ़ में प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की पालना नहीं हो रही है और लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना की वैक्सीनेशन देने के लिए प्रयासरत है। प्रशासन ने इस मामले में अब कई स्कूलों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 12 से 14 साल के जिन बच्चों को कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं होगी, उनका 4 मई से स्कूल में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वह ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगा सकेंगे। इस बात की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी ने भी कर दी है। उन्होंने पेरेंट्स से यह अपील भी की है कि अपने बच्चों को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीनेशन करवा लें।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। अब 12 से 18 साल के जो बच्चे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें 4 मई से स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। इसे लेकर पहले ही एडवाइजर धर्मपाल ने सख्त आदेश जारी किए थे और साथ ही स्कूलों को भी इन्हें लागू करने को कहा था। इसी आदेश पर अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रभजोत कौर ने भी स्पष्ट किया है कि 4 मई के बाद बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही पेरेंट्स और बच्चों से वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की गई है। मैं भी पेरेंट्स से और बच्चों से ये अपील करूंगी कि वो अपने बच्चों को, हमारे स्कूलों में भी कई जगह पे वैक्सीनेशन कैंप्स लग रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी लग रहे हैं, तो मेरी उनसे अपील है, पेरेंट्स से अपील है कि वो अपने बच्चों को, जो 12 साल से लेके 18 साल के बच्चे हैं, उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम जो चौथी लहर आ रही है उससे हम बच पाए। जी, हम भी यही सोच रहे हैं कि अगर 4 मई तक बच्चे लगवा लें तो अच्छा है, क्योंकि हेल्थ वालों ने भी यही मतलब जारी करा है कि अगर वो 4 मई तक नहीं लगाते हैं तो उनको हम इस चौथी लहर से बचाने के लिए तो हम उनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं लें। प्रशासन की माने तो कोरोना की संभावित चौथी लहर से पहले सभी बच्चों का वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। प्रशासन चाहता है कि 15 मई तक सभी योग्य बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन लग जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग के साथ तालमेल कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सोमवार से सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। पहला पेपर था हिंदी का। हिंदी का पेपर बहुत आसान आया। बच्चों का कहना था कि जो उन्होंने पढ़ा था वही एग्जाम में आया। हाँ, ये जरूर था कि क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए गए थे, लेकिन थे पुस्तक से ही। बच्चों के चेहरे इस एग्जाम के बाद खिले हुए थे, जिनसे हमने बातचीत भी की। चंडीगढ़ में सोमवार से 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है और पहला एग्जाम हिंदी का था। वह एग्जाम देने आए स्टूडेंट्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी था। बिना मास्क पहने किसी भी बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन ने पीने के पानी की व्यवस्था भी की हुई थी और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया था। वहीं एग्जाम देने आए स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आए। एग्जाम देकर आए स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर काफी आसान था और उन्होंने भी खूब तैयारी कर रखी थी। पेपर मेरे को तो आसान लगा क्योंकि मैंने पूरी तैयारी की हुई थी, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा पेपर। मैं काफ़ी पेजेस भी भर के आई, तो बहुत अच्छा पेपर था। बाकियों का मेरे को पता नहीं। कोविड में फर्स्ट टर्म तो थोड़ी ठीक सी नहीं गई, पर सेकंड टर्म अच्छी गई क्योंकि मैम ने भी काफ़ी ध्यान दिया और कुछ हमने यूट्यूब से भी काफ़ी तैयारी की थी। कोरोना काल में तो बस एक बेंच छोड़ के बैठे थे। एक क्लास में सिर्फ 16 बच्चे थे, लेकिन टर्म सेकंड में तो काफ़ी अच्छी सुविधा थी। सारे बैठे थे, 18 बच्चे बैठे थे एक रूम में। बहुत इजी था, अच्छा था। मतलब 3 सेट थे, तीनों में से मतलब सारा सेम था, पर वो आगे पीछे थे क्वेश्चंस, बाकी सारा सेम था। अच्छा पेपर गया था। व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब एक बेंच छोड़ के बिठाया गया था, मतलब 1 हाथ की दूरी, 1 आर्म डिस्टेंस। बहुत इजी पेपर था, मतलब जैसी हमने तैयारी की थी बिल्कुल उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पेपर आया था। मतलब जो प्री बोर्ड में हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, प्री बोर्ड ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की पेपर में और काफ़ी इजी था देखते हुए कि हमारी ऑनलाइन स्टडी हुई। कोविड में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, बट टीचर्स भी ऑनलाइन काफ़ी एक्टिवेट थे और हमने यूट्यूब से भी काफ़ी तैयारी की, क्योंकि यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, चैनल्स ने। बट टीचर भी हमें बार बार बता रहे थे कि ये तुम इस चीज़ की तैयारी करो, ये इस चीज़ की तैयारी करो। उन्होंने हमारा प्री बोर्ड भी ऑफलाइन ही लिया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ 12वीं के ऑफलाइन एग्जाम शुरू हो गए हैं। वहीं एहतियातन तौर पर स्कूल प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। एग्जाम हॉल में कोरोना नियमों का बखूबी पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब अगला एग्जाम 4 मई को होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में ठंडी हवाएं चलने के बाद तापमान में भी 5 डिग्री तक की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान लुढ़ककर 37.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि पिछले कल 42.6 डिग्री सेल्सियस था। वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ गया, जो कि 29.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आने वाली 24 घंटों में अनुमान है कि मौसम खुश्क रहेगा, तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर।
तब तक के लिए रमेश राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।